नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि इस समय पर हम जो हमारे पाठ्यक्रम में रचनाएं लगी हुई हैं, रचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। रचनाओं के ही क्रम में दोस्तों हमने जो हमारे पाठ्यक्रम में उपन्यास लगे थे, सभी उपन्यासों का अध्ययन कर चुके हैं, कहानियों का अध्ययन कर चुके हैं। अब दोस्तों उसके बाद हमने नाटक शुरू किया है। तो नाटकों में दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में चंद्रगुप्त नाटक का इस समय पर हम अध्ययन कर रहे हैं, जो प्रसाद जी का एक ऐतिहासिक नाटक है। तो आप लोगों से दोस्तों कहना चाहेंगे कि जैसा ये चंद्रगुप्त नाटक का पार्ट 1 एक वीडियो इससे पहले आ चुका है, उसमें हो चुका है, जिसमें हमने शुरुआत से चंद्रगुप्त नाटक का पूरा विस्तार से शुरू किया था। अब हम दोस्तों उसमें हमने दोस्तों पिप्पली कानन के मौर्य मौर्य कहाँ के हैं ये सब हमने पढ़ लिया था। शुरुआत से क्या कहते हैं उसको हमने पढ़ा था। अब हम दोस्तों चंद्रगुप्त का बाल्य जीवन इस वीडियो में इसके आगे से हम शुरुआत करेंगे। तो आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि अगर आप लोगों ने पार्ट 1 चंद्रगुप्त नाटक का नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ही इस पार्ट 2 को वीडियो को देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोगों के मतलब का रहेगा। नहीं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेकार है अगर आप लोग पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखेंगे। इसलिए आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि पहले जाके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे चंद्रगुप्त नाटक लिखा हुआ है, जयशंकर प्रसाद पार्ट 1, उसको देखिए वीडियो को, उसके बाद इसको देखिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने विषय पर आते हैं सीधे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे हमारा जो प्रयास है वह सार्थक हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे लाभ पहुंच सके। चलिए दोस्तों आते हैं चंद्रगुप्त, जो कि ऐतिहासिक नाटक है प्रसाद जी का। पिछले वीडियो में हमने जहाँ तक अध्ययन किया था उसके आगे दोस्तों हम यहाँ से अध्ययन करेंगे। हमने वीडियो इसलिए छोटे छोटे आधे आधे घंटे के रखे हैं जिससे आप लोगों को बोरियत ना महसूस हो। इसलिए हम अगले पार्ट में उसको कई पार्टों में हम नाटक को कर रहे हैं। तो पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद दोस्तों पार्ट 2 के वीडियो में आइए। आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त का बाल्य जीवन, इसके आगे से हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त का बाल्य जीवन। अर्थ कथा, अर्थ कथा, स्थावीरावली, कथा सरित सागर और ढूंढी के आधार पर। किसके किसके आधार पे दोस्तों? अर्थ कथा, स्थवीरावली, कथा सरित सागर और ढूंढी के आधार पर चंद्रगुप्त के जीवन की प्राथमिक घटनाओं का पता चलता है। तो किसके आधार पे पता चलता है चंद्रगुप्त के प्राथमिक जीवन का? अर्थकथा, स्थविरावली, कथा सरित सागर और ढूंढी के आधार पर चंद्रगुप्त के जीवन की प्राथमिक घटनाओं का पता चलता है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र सोड़ और गंगा के संगम पर थी। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र सोड़ और गंगा के संगम पर थी। राज मंदिर दुर्ग, लंबी चौड़ी पर्णवीथिका, प्रशस्त राजमार्ग इत्यादि से पूर्ण राजधानी में किसी उपयोगी वस्तु का अभाव न था। खाई, सेना, रणतरी इत्यादि से वह सुरक्षित भी थी। उस समय महापद्मनंद का वहाँ राज्य, तो उस समय राजा कौन था मगध का? महापद्मनंद, जो धनानंद का पिता है। महापद्मनंद का वहाँ राज्य था। पुराण में वर्णित अखिल क्षत्रिय निधनकारी महापद्मनंद, पुराण में वर्णित अखिल क्षत्रिय निधनकारी महापद्मनंद या कालाशोक के लड़कों में सबसे बड़ा पुत्र एक नीच स्त्री से उत्पन्न हुआ था, जो मगध छोड़कर किसी अन्य प्रदेश में रहता था। उस समय किसी डाकू से उससे भेंट हो गई और वह अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उन्हीं डाकुओं के दल में मिल गया। जब उनका सरदार एक चढ़ाई में मारा गया तो वही राजकुमार उन सबों का नेता बन गया और उसने पाटलिपुत्र पर चढ़ाई की। उग्रसेन के नाम से उसने थोड़े दिनों के लिए पाटलिपुत्र का अधिकार छीन लिया। इसके बाद उसके 8 भाइयों ने कई वर्षों तक राज्य किया। नवें नंद का नाम धनानंद था। उसने गंगा के घाट बनवाए और उसके प्रवाह को कुछ दिनों के लिए हटाकर उसी जगह अपना भारी खजाना गाड़ दिया। उसे लोग धनानंद कहने लगे। धनानंद के अन्य क्षेत्र में एक दिन तक्षशिला निवासी, तो कौन आया? धनानंद के अन्य क्षेत्र में एक दिन तक्षशिला निवासी ब्राह्मण चाणक्य आया और सबसे उच्च आसन पर बैठ गया, जिसे देखकर धनानंद चिढ़ गया और उसे अपमानित करके निकाल दिया। चाणक्य ने धनानंद का नाश करने की प्रतिज्ञा की। कहते हैं कि जब नंद बहुत विलासी हुआ तो उसकी क्रूरता और भी बढ़ गई। प्राचीन मंत्री सकटार को
सकटार को बंदी करके उसने वररुचि नामक ब्राह्मण को अपना मंत्री बनाया। मगध निवासी उपवर्ष के 2 शिष्य थे, जिनमें से देखिए दोस्तों फिर से कहते हैं, जब नंद बहुत विलासी हुआ तो उसकी क्रूरता और भी बढ़ गई। प्राचीन मंत्री सकटार को बंदी करके उसने वररुचि नामक ब्राह्मण को अपना मंत्री बनाया। मगध निवासी उपवर्ष के 2 शिष्य थे, जिनमें से पाणिनि तक्षशिला में विद्या अभ्यास करने गया था, किंतु वररुचि, जिसकी राक्षस के साथ मैत्री थी, नंद का मंत्री बना। सकटार जब बंदी हुआ तब वररुचि ने उसे छुड़ाया, और एक दिन वही दशा मंत्री वररुचि की भी हुई। इनका नाम कात्यायन भी है। बौद्ध लोग इन्हें मगध देशीय ब्रह्मबंधु लिखते हैं, और पाणिनि के सूत्रों के यही वार्तिककार कात्यायन हैं। कितने लोगों का मत है कि कात्यायन और वररुचि भिन्न भिन्न व्यक्ति थे। सकटार ने अपने वैर का समय पाया, और वह विष प्रयोग द्वारा तथा एक दूसरे को लड़ाकर नंदों में आंतरिक द्वेष फैलाकर एक के बाद दूसरे को राजा बनाने लगा। धीरे धीरे नंद वंश का नाश हुआ और केवल अंतिम नंद बचा। उसने सावधानी से अपना राज्य संभाला और वररुचि को फिर मंत्री बनाया। सकटार ने प्रसिद्ध चाणक्य को, जो कि नीति शास्त्र विशारद होकर गारहस्थ, इसमें दोस्तों आप लोगों को पता होगा गारहस्थ शब्द में गृहस्थ शब्द के साथ में या प्रत्यय है इसमें, इसलिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रत्यय प्रकरण पढ़ा होगा व्याकरण में, मैं बता ही दे रहा हूँ। ये मूल इसका शब्द है गृहस्थ है, और गृहस्थ के साथ में जब दोस्तों या प्रत्यय जुड़ेगा, यहाँ पे या प्रत्यय जुड़ेगा, तो यह आप लोगों को पता होगा कि हिंदी में 7 प्रत्यय है जिनमें आदि वृद्धि होती है। तो यह प्रत्यय इसमें जब जुड़ेगा तो री होता है, जो री होता है आदि वृद्धि में, तो री का आर हुआ करता है, री का आर हो जाता है। जब आदि वृद्धि होती है तो री का आर होता है, तो यहाँ पर गारहस्थ हो जाएगा। तो वही यहाँ पर यह प्रत्यय लगा हुआ है। खैर व्याकरण का जब चर्चा करेंगे तब इस विषय पर चर्चा करेंगे पूरे विस्तार के साथ में। अभी साहित्य देखिए, जो कि नीति शास्त्र विशारद होकर गारहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए राजधानी में आया था, नंद का विरोधी बना दिया। वह क्रुद्ध ब्राह्मण अपनी प्रतिहिंसा पूरी करने के लिए सहायक ढूंढने लगा। पाटलिपुत्र के नगर प्रांत में पिपली कानन के मौर्य सेनापति का एक विभवहीन ग्रह था। महापद्मानंद और उसके पुत्रों के अत्याचार से मगध कांप रहा था। तो पाटलिपुत्र के नगर प्रांत में पिपली कानन के मौर्य सेनापति का एक विभवहीन ग्रह था। महापद्मानंद के और उसके पुत्रों के अत्याचार से मगध कांप रहा था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण कुटुंब का जीवन किसी प्रकार कष्ट से बीत रहा था। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह था उनका राजा। उन्हीं लड़कों में से वह किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ता और दंड तथा पुरस्कार आदि देने का राजकीय अभिनय कर रहा था। उसी ओर से चाणक्य जा रहे थे। तो देखिए दोस्तों कैसे भेंट हुई चाणक्य और चंद्रगुप्त की, बहुत ही रोचक कथा है, इसको ध्यान से पढ़िए। एक बालक, यहाँ से फिर देखिए, यहाँ से आप लोग देखिए तब आप लोगों को समझ में आएगा। पाटलिपुत्र के नगर प्रांत में पिपली कानन के मौर्य सेनापति का एक विभवहीन ग्रह था। महापद्मानंद के और उनके पुत्रों के अत्याचार से मगध कांप रहा था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण कुटुंब का जीवन किसी प्रकार कष्ट से बीत रहा था। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह था उनका राजा। उन्हीं लड़कों में से वह किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ता और दंड तथा पुरस्कार आदि देने का राजकीय अभिनय कर रहा था। उसी ओर से चाणक्य जा रहे थे। उन्होंने उस बालक की राज क्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। उनके मन में कुतूहल हुआ और कुछ विनोद भी। उन्होंने ठीक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर याचना की, राजन मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। तो क्या कहा चाणक्य ने? कहा कि राजन मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए।
बालक ने राजोचित राजा प्लस उचित राजोचित उदारता का अभिनय करते हुए सामने चरती हुई गौओं को दिखलाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो तुम ले जाओ। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन, जिसकी ये गायें हैं वह मारने लगे तो? बालक ने सगर्व छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे शासन को ना माने? जब मैं राजा हूँ तब मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। ब्राह्मण ने आश्चर्यपूर्वक बालक से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? तब तक बालक की माँ वहाँ आ गई और ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली, महाराज, यह बड़ा धृष्ट बालक है। महाराज, यह बड़ा धृष्ट लड़का है, इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिएगा। चाणक्य ने कहा, कोई चिंता नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है, इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। उसकी माँ रोने लगी, बोली, हम लोगों पर राजकोप है और हमारे पति राजा की आज्ञा से बंदी किए गए हैं। ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट न होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। इतना कह बालक को आशीर्वाद देकर चाणक्य चले गए। बालक की माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुंची। नंद एक निष्ठुर, मूर्ख और त्रासजनक राजा था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। पहले के राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे और इसके लिए वे तरह तरह के उपाय रचते थे। जब बालक माँ के साथ राजसभा में पहुंचा, उसी समय किसी राजा के यहाँ से नंद की राजसभा की बुद्धि का अनुमान करने के लिए लोहे के बंद पिंजड़े में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया था और उसके साथ यह कहलाया गया था कि पिंजड़े को खोले बिना ही सिंह को निकाल दीजिए। सारी राजसभा इस पर विचार करने लगी, पर उन चाटुकार मूर्ख सभासदों को कोई उपाय न सूझा। अपनी माता के साथ वह बालक यह लीला देख रहा था। वह भला कब मानने वाला? उसने कहा, मैं निकाल दूंगा। सब लोग हंस पड़े। बालक की ढिठाई भी कम न थी। राजा को भी आश्चर्य हुआ। नंद ने कहा, यह कौन है? मालूम हुआ कि यह राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर क्या? नंद की मूर्खता की अग्नि में एक और आहुति पड़ी। क्रोधित होकर वह बोला, यदि तू इसे ना निकाल सका तो तू भी इस पिंजड़े में बंद कर दिया जाएगा। उसकी माँ ने देखा कि यह भी कहाँ से विपत्ति आई, परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजड़े के पास जाकर उसको भली भांति देखा। फिर लोहे की सलाखाओं को गर्म करके उस सिंह को गलाकर पिंजड़े को खाली कर दिया। सब लोग चकित रह गए। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने कहा, चंद्रगुप्त। ऊपर के विवरण से पता चलता है कि चंद्रगुप्त किशोरावस्था में नंदों की सभा में रहता था। वहाँ उसने अपनी विलक्षण बुद्धि का परिचय दिया। पिपली कानन के मौर्य लोग नंदों के छत्री नाशकारी शासन से पीड़ित थे। प्रायः सब दबाए जा चुके थे। उस समय ये छत्री राजकुल नंदों की प्रधान शक्ति से आक्रांत थे। मौर्य भी नंदों की विशाल वाहिनी में सेनापति का काम करते थे। संभवतः वे किसी कारण से राजकूप में पड़े थे और उनका पुत्र चंद्रगुप्त नंदों की राजसभा में अपना समय बिताता था। उसके हृदय में नंदों के प्रति घृणा का होना स्वाभाविक था। जस्टिनस ने क्या लिखा है? व्हेन बाई हिज इंसोलेंट बिहेवियर ही हैज ऑफेंडेड नंदास एंड वाज ordered by king to be put to death, he sought safety by a speedy fight। चंद्रगुप्त ने किसी वाद विवाद या अनबन के कारण नंद को क्रुद्ध कर दिया और इस बात में बौद्ध लोगों का विवरण, ढूंढी का उपोद्घात और ग्रीक इतिहास लेखक सभी सहमत है कि उसे राजक्रोध के कारण पाटलिपुत्र छोड़ना पड़ा। सकटार और वररुचि के संबंध की कथाएं जो कथा सरित सागर में मिलती है, इस बात का संकेत करती है कि महापद्मनंद के पुत्र बड़े उत्सृंखल और क्रूर शासक थे। गुप्त षड्यंत्रों से मगध पीड़ित था। राजकुल में नित्य नए उपद्रव, विरोध और द्वंद्व चला करते थे। इन्हीं कारणों से चंद्रगुप्त की भी कोई स्वतंत्र परिस्थिति उसे भावी नियति की ओर अग्रसर कर रही थी।
चाणक्य की प्रेरणा से चंद्रगुप्त ने सीमा प्रांत की ओर प्रस्थान किया। महावंश के अनुसार बुद्ध निर्वाण के 140 वर्ष बाद अंतिम नंद को राज्य मिला, जिसने 22 वर्ष राज्य किया। इसके बाद चंद्रगुप्त को राज्य मिला। यदि बुद्ध का निर्वाण 543 ईसा पूर्व मान लिया जाए तो उसमें नंद राज्य का समय 162 घटा देने से 381 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त के राज्यारोहण की तिथि मानी जाएगी। पर यह सर्वथा भ्रमात्मक है, क्योंकि ग्रीक इतिहास लेखकों ने लिखा है कि तक्षशिला में जब 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने चंद्रगुप्त से भेंट की। कब भेंट की? तक्षशिला में जब 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने चंद्रगुप्त से भेंट की थी, तब वह युवक राजकुमार था। अस्तु, यदि हम उसकी अवस्था उस समय 20 वर्ष के लगभग मान लें, जो कि असंगत न होगी, तो उसका जन्म 346 ईसा पूर्व के लगभग हुआ होगा। मगध के राज विद्रोह काल में वह 19 या 20 वर्ष का रहा होगा। मगध से चंद्रगुप्त के निकलने की तिथि ईसवी पूर्व 327 या 328 निर्धारित की जा सकती है, क्योंकि 326 में तो वह सिकंदर से तक्षशिला में मिला था। उसके प्रवास की कथा बड़ी रोचक है। सिकंदर जिस समय भारतवर्ष में पदार्पण कर रहा था, भारतीय जनता के सर्वनाश का उपक्रम तक्षशिला अधीश्वर ने करना विचार किया था। वह समय भारत के इतिहास में स्मरणीय है। तक्षशिला नगरी अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी। जहां का विश्वविद्यालय पाणिनि और जीवक ऐसे छात्रों का शिक्षक हो चुका था। वही तक्षशिला अपनी स्वतंत्रता पद दलित कराने की आकांक्षा में आकुल थी और उसका उपक्रम भी हो चुका था। कूटनीति चतुर सिकंदर ने, जैसा कि ग्रीक लोग कहते हैं, 1000 टैलेंट प्राय 38 लाख रुपया 1000 टैलेंट देकर लोलूप देशद्रोही तक्षशिलाधीश को अपना मित्र बनाया। उसने प्रसन्न मन से अपनी कायरता का मार्ग खोल दिया और बिना बाधा सिकंदर को भारत में आने दिया। ग्रीक ग्रंथकारों के द्वारा हम यह पता पाते हैं कि उसी समय ईसा पूर्व 326 चंद्रगुप्त शत्रुओं से बदला लेने के उद्योग में अनेक प्रकार का कष्ट मार्ग में झेलते झेलते भारत की अर्गला तक्षशिला नगरी में पहुंचा था। तक्षशिला के राजा ने महाराज पुरु से अपना बदला लेने के लिए भी सिकंदर के लिए भारत का द्वार मुक्त कर दिया था। उन्हीं ग्रीक ग्रंथकारों के द्वारा यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने एक सप्ताह भी अपने को परमुखापेक्षी नहीं बनाए रखा और क्रुद्ध होकर वहां से चला गया। जस्टिनस लिखता है कि उसने अपनी असहनशीलता के कारण सिकंदर को असंतुष्ट किया। वह सिकंदर का पूरा विरोधी बन गया। ये लिखता है जस्टिनस। अब दोस्तों पढ़ते हैं हम सिकंदर और चंद्रगुप्त पंजाब में। ये हम पढ़ते हैं। सिकंदर ने तक्षशिलाधीश की सहायता से झेलम नदी, दोस्तों झेलम जो जम्मू कश्मीर में बहती है, तो सिकंदर ने तक्षशिलाधीश की सहायता से झेलम को पार करके पोरस के साथ युद्ध किया। उस युद्ध में क्षत्रिय महाराज पुरु पर्वतेश्वर किस तरह लड़े और वह कैसा भयंकर युद्ध हुआ, यह केवल इससे ज्ञात होता है कि स्वयं जगविजयी सिकंदर को कहना पड़ा, आज हमको अपनी बराबरी का भीम पराक्रम शत्रु मिला और यूनानियों को तुल्य बल से आज ही युद्ध करना पड़ा। इतना ही नहीं, सिकंदर का प्रसिद्ध अश्व बुकाफेलस, तो सिकंदर के प्रसिद्ध अश्व का क्या नाम है? बुकाफेलस इसी युद्ध में हत हुआ और सिकंदर स्वयं भी आहत हुआ। यह अनिश्चित है कि सिकंदर को मगध पर आक्रमण करने को उत्तेजित करने के लिए ही चंद्रगुप्त उसके पास गया था, अथवा ग्रीक युद्ध की शिक्षा पद्धति सीखने के लिए, परंतु उसने सिकंदर से तक्षशिला में अवश्य भेंट की थी। यद्यपि उसका कोई कार्य वहां नहीं हुआ, पर उसे ग्रीक वाहिनी की रणचर्या अवश्य ज्ञात हुई, जिससे पार्वतीय सेना से उसने मगध राज्य का ध्वंस किया।
क्रमशः वितस्ता, चंद्रभागा, इरावती के प्रदेशों को विजय करता हुआ सिकंदर विपाशा तट पर आया और फिर मगध राज्य का प्रचंड प्रताप सुनकर उसने दिग्विजय की इच्छा को त्याग दिया और 325 ईसा पूर्व में फिलिप नामक, किसको दोस्तों, फिलिप नामक पुरुष को छत्रप बनाकर आप काबुल की ओर गया। 2 वर्षों के बीच में चंद्रगुप्त भी उसी प्रांत में घूमता रहा और जब वह सिकंदर का विरोधी बन गया तो उसी ने पार्वत्य जातियों को सिकंदर से लड़ने के लिए उत्तेजित किया, जिसके कारण सिकंदर को इरावती से पाटल तक पहुंचने में 10 मास का समय लग गया और इस बीच में इन आक्रमणकारियों से सिकंदर की बहुत क्षति हुई। इस मार्ग में सिकंदर को मालव जाति से युद्ध करने में बड़ी हानि उठानी पड़ी। एक दुर्ग के युद्ध में तो उसे ऐसा अस्त्राघात मिला कि वह महीनों तक कड़ी बीमारी झेलता रहा। जलमार्ग से जाने वाले सिपाहियों को निश्चय हो गया था कि सिकंदर मर गया। किसी किसी का मत है कि सिकंदर की मृत्यु का कारण यही घाव था। सिकंदर भारतवर्ष लूटने आया, पर जाते समय उसकी यह अवस्था हुई कि अर्थाभाव से अपने सिकेटरी यूडोनिमिस से उसने कुछ द्रव्य मांगा और ना पाने पर उसका कैंप फुकवा दिया। सिकंदर के भारतवर्ष में रहने के समय में ही चंद्रगुप्त के द्वारा प्रचारित सिकंदर द्रोह पूर्ण रूप से फैल गया था और इसी समय कुछ पार्वत्य राजा चंद्रगुप्त के विशेष अनुगत हो गए थे। उनको रणचतुर बनाकर चंद्रगुप्त ने एक अच्छी शिक्षित सेना प्रस्तुत कर ली थी, जिसकी परीक्षा प्रथमतः ग्रीक सैनिकों ने ली। इस गड़बड़ी में फिलिप मारा गया और उस प्रदेश के लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। चंद्रगुप्त को पार्वतीय सैनिकों से बड़ी सहायता मिली और वे उसके मित्र बन गए। विदेशी शत्रुओं के साथ भारतवासियों का युद्ध देखकर चंद्रगुप्त एक रणचतुर नेता बन गया। धीरे धीरे उसने सीमावासी पर्वतीय लोगों को एक में मिला लिया। चंद्रगुप्त और पर्वतेश्वर विजय के हिस्सेदार हुए। कौन कौन? चंद्रगुप्त और पर्वतेश्वर विजय के हिस्सेदार हुए और सम्मिलित शक्ति से मगध राज्य विजय करने के लिए चल पड़े। अब यह देखना चाहिए कि चंद्रगुप्त और चाणक्य की सहायक सेना में किन किन देशों की सेनाएं थीं और वे कब पंजाब से चले। बहुत से विद्वानों का मत है कि जो सेना चंद्रगुप्त के साथ थी वह ग्रीकों की थी। यह बात बिल्कुल असंगत नहीं प्रतीत होती। जब फिलिप तक्षशिला के समीप मारा गया तो संभव है कि बिना सरदार की सेना में से किसी प्रकार पर्वतेश्वर ने ऐसे कुछ ग्रीकों को अपनी ओर मिला लिया हो, जो कि केवल धन के लालच से ग्रीस छोड़कर सिकंदर के चले जाने पर इसी फिलिप ने तो फिलिप के बारे में दोस्तों क्या कह रहे हैं? फिलिप के बारे में, सिकंदर के चले जाने पर इसी फिलिप ने षड्यंत्र करके पोरस को मरवा डाला, जिससे बिगड़कर उसकी हत्या हुई। हाँ, तो देखिए, ऐसे कुछ ग्रीकों को अपनी ओर मिला लिया हो, जो कि केवल धन के लालच से ग्रीस छोड़कर भारत भूमि तक आए थे। उस सम्मिलित आक्रमणकारी सेना में कुछ ग्रीकों का होना असंभव नहीं है, क्योंकि मुद्रा राक्षस दोस्तों किसने लिखा है? विशाखदत्त ने। अब मुद्रा राक्षस के टीकाकार कौन है? ढूंढी लिखते हैं, नंद राज्या घर पड़ना मुथ्या महाबलम पर्वतेंद्रो मलेच्छ बलम न्यारुंध्रा कुसुमम पुरम। तैलंग महाशय लिखते हैं कि क्या लिखते हैं तैलंग महाशय? द यवनास रिफरेड इन आवर प्ले मुद्रा राक्षस वर प्रोबेबिलिटी सम ऑफ फ्रंटियर ट्राइब्स। कुछ तो उस सम्मिलित सेना के नीचे दिए हुए नाम हैं, जिन्हें तैलंग महाशय ने लिखा है। क्या लिखा है? देखिए, मुद्रा राक्षस ने क्या लिखा है? शक, मुद्रा राक्षस और यहाँ तैलंग, शक, सीदियन, यवन, ग्रीक, अफगान,
किरात कौन दोस्तों? सेवेज ट्राइब। पारसिक कौन? पर्शियन। वाल्हीक मतलब बैक्ट्रियन। इस सूची के देखने से ज्ञात होता है कि ये सब जातियां प्रायः भारत की उत्तर पश्चिम की सीमा में स्थित है। इस सेना में उपर्युक्त जातियां सम्मिलित रही हों तो असंभव नहीं है। चंद्रगुप्त ने असभ्य सेनाओं को ग्रीक प्रणाली से शिक्षित करके उन्हें अपने कार्य योग्य बनाया। मेरा अनुमान है कि यह घटना 323 ईसा पूर्व घटना 323 ईसा पूर्व में हुई, क्योंकि वही समय सिकंदर के मरने का है। उसी समय यूडेमिस नामक ग्रीक कर्मचारी और तक्षशिलाधीश के कुचक्र से फिलिप के द्वारा पुरु पर्वतेश्वर की हत्या हुई थी। अस्तु पंजाब प्रांत एक प्रकार से अराजक हो गया और 322 ईसा पूर्व में इन सबों को स्वतंत्र बनाते हुए 321 ईसा पूर्व में मगध राजधानी पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त ने जा घेरा। तो दोस्तों अब हम इसके आगे पढ़ेंगे मगध में चंद्रगुप्त। तो दोस्तों हम सोच रहे हैं कि अब इसके आगे मगध में चंद्रगुप्त हम अगले वीडियो में देखें। अगले वीडियो में हम मगध में चंद्रगुप्त यहाँ से पढ़ेंगे, जिससे कि वीडियो हमारा ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा और आप लोग बोरियत भी नहीं महसूस करेंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों इसके आगे हम अगले वीडियो में पार्ट 3 में चंद्रगुप्त नाटक के। तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए और अगले वीडियो में हम यहीं से मगध में चंद्रगुप्त यहीं इसी पैराग्राफ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं इसके आगे दोस्तों, तब तक आप लोग अध्ययन करते रहिए प्लेलिस्ट में जितने वीडियो हैं सभी का क्रम से। फिर मिलते हैं इसके आगे, तब तक बने रहिए चैनल में दोस्तों। धन्यवाद।